मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर में गोलीय दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग पहले सीखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। पीछे क्लास में सीखें कि ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस और उसकी फोकस दूरी जो है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है चित्र के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहा जाता है, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मुख्य फोकस को इस तरह से परिभाषित किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस बाद में चित्र के सहायता से इसको समझेंगे। पहले इस परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण कितने होते हैं? दो, अवतल और उत्तल। तो दोनों पर मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस का परिभाषा हुआ। पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे दर्पण से संबंधित जो है विभिन्न पद, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी फोकस दूरी, फोकस और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किए थे। तो आइए फिर हम लोग चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। तो पहले अवतल दर्पण का हम चित्र बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इस तरह से ये बनाया गया, ये इसका मध्य बिंदु है दर्पण का, इसको P बोलते हैं। P जो है ये दर्पण का मध्य बिंदु हो गया। और ये गोलीय दर्पण जो है, जिस खोखली गोली के भाग का बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। C से इसको सूचित किया जाता है। मान लिया जाए कि ये C इसका यहाँ है
और बी इस पर जो है ना, इसको CP को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, तो CP को भी मिला दिया। CP को मिलाने वाली रेखा ये प्रधान अक्ष हो गया। अब जो है हम लोग देखते हैं कि इस पर एक किरण को आपतित करते हैं, दो किरण को आपतित करते हैं। एक किरण ऊपर से आपतित करते हैं, ये किरण मान लीजिए AB किरण आपतित हुई है दर्पण के सतह के B बिंदु पर, तो ये परावर्तित होकर ऐसे लौटी, ऐसे परावर्तित हुई है। एक किरण नीचे से परावर्तित आपतित हुई है, लेकिन ये शर्त है, ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है। अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये भी किरण, और ये भी किरण का कुछ हम नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसको PQ दे सकते हैं, PQ किरण आपतित हुई है, तो ये भी इस तरह से परावर्तित हुई है दर्पण से, इस तरह से। तो मानिए कि यहाँ से दर्पण के जो सतह आपतन बिंदु जो है उस पर लंब डाला गया है, किससे? C से, वक्रता केंद्र से। इस प्रकार से कोण क्या बनता है? I, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये कोण बना है। तो इस तरह से यहाँ पर परावर्तित किरणें अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आपतित हुई हैं, ये दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद AB भी आकर के इस बिंदु पर मिलती हैं, और PQ किरण जो है ये भी परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद दोनों मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या मिलती है। तो यह बिंदु जो है क्या कहलाया? F कहलाया, ये मुख्य फोकस कहलाया। किसका? अवतल दर्पण का ये मुख्य फोकस कहलाया। तो इस तरह से हम लोगों ने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किए कि अवतल दर्पण पर, ये देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल दोनों होता है। हम अवतल के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण मानिए कि ये दर्पण है, और B और Q मान लीजिए दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P है, और इसका वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C और P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये CP मुख्य अक्ष हो गया। तो इसके समानांतर किरणें आपतित हुई हैं। परिभाषा से समझ रहे हैं, गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, यानी समानांतर किरणें आपतित हुई हैं। तो दो किरण इस पर आपतित किया गया है, AB और PQ। दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी लौटने के बाद, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर के एक दूसरे से मिलती है। तो जिस बिंदु पर ये मिल रही है उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। इस तरह से अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का परिभाषा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष
पर जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का परिभाषा क्या हो गया? अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। यानी इस बिंदु को आपतित किरणें ये सब हुई है AB और PQ और दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर काटती है। इस बिंदु का नाम F दिया। इसे F से ही सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? बड़ी F से, चाहे वो अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, तो इसे F से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी F से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, पहले मुख्य फोकस और फिर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में सीखेंगे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, तो उत्तल दर्पण का पहले हम चित्र देखते हैं, बनाते हैं और उस पर किरणें आपतित करते हैं। उसके बाद जो है उसके मुख्य फोकस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से इस भाग को अगर हम रंगते हैं, पीछे वाले भाग को, तो ये क्या बन गया? ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये हुआ। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे इसका, चूंकि गोला ऐसे बनेगा, पीछे की ओर ऐसे बनेगा गोला, इसलिए इसका केंद्र इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा। और ये दर्पण का मध्य बिंदु मान लीजिए P है, इसको P मान लेते हैं। तो CP को मिलाने वाली रेखा ये रेखा, मुख्य अक्ष कहला गया। अब जो है हम देखते हैं कि ये जो है इस पर दो किरणें आपतित की, तो अब उत्तल दर्पण हो गया। जिस तरह से अवतल दर्पण पर दो किरण को आपतित किए हैं, उसी तरह से जितने भी किरणें दो पर यहाँ विचार किया जा रहा है, लेकिन जितनी भी किरणें जो है न अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आपतित होगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह अवतल दर्पण की अवस्था में एक बिंदु से होकर के गुजरेगी और उत्तल दर्पण की अवस्था में गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से हम लोग देखें कैसे प्रतीत होती है। तो ये किरण को आपतित किया गया, आपतित किरण दर्पण पर, चूंकि ये दर्पण का परावर्तक सतह इधर है, इसका वक्रता केंद्र किधर है? पीछे है, दर्पण से पीछे है उत्तल दर्पण में। तो इस प्रकार से ये किरण आपतित की गई है। तो ये किरण आपतित किरण जो है दर्पण से परावर्तित होती है इस दिशा में। किधर जा रही है? इस दिशा में जा रही है। तो इस दिशा में जा रही है और फिर नीचे से भी एक किरण आपतित हुई है। ये जो है दर्पण से परावर्तन के बाद इस दिशा में गई। आप देखेंगे कि ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, तो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती है, क्योंकि इसका दोनों का यहाँ का जो ये है दूरी ये कम है। और जैसे जैसे ये परावर्तित किरणें जब आगे की ओर बढ़ रही है, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है। तो काल्पनिक रूप से ये कल्पना किया जाता है कि ये पीछे की ओर बढ़ाया जाए, पीछे की ओर काल्पनिक रूप से, तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट सकती है। यानी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है।
तो काल्पनिक रूप से ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब इस पर लंब डालते हैं, कहाँ से? वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु पर लंब डाला, इस तरह से कोण बना। यहाँ पे ये आपतन कोण बना अभिलंब के साथ I, और ये हो गया R। तो ये जो है यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का ये मुख्य फोकस कहलाएगा। यहाँ वास्तविक रूप से एक दूसरे को परावर्तित किरणें काटी नहीं है, काटती हुई प्रतीत हो रही, या आती हुई प्रतीत हो रही, या मिलती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन ये एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काट रही है। तो इस तरह से ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? एक दूसरे को परावर्तित किरणें काटती नहीं है, बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। लिखेंगे उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे भी क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? F से ही सूचित किया जाता है। इस प्रकार से ये F जो है ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हुआ। तो आप लोगों को इसकी जानकारी रखनी है कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस है या फोकस है वो किसे कहते हैं, और अवतल और उत्तल दोनों के लिए थोड़ा सा अंतर है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस जो है परावर्तित किरणों को वास्तविक रूप से काटने पर बनता है। वास्तविक कटान जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है मुख्य अक्ष पर, वो बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन उत्तल दर्पण की स्थिति में ये एक बिंदु पर मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो चित्र में आपने देखा कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की अवस्था में ये मुख्य फोकस इस तरह से है F, और अवतल में यहाँ पे है। यानी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने है, आगे है, दर्पण के आगे है, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के
पीछे यानी इधर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा वक्रता केंद्र भी अवतल दर्पण में दर्पण के आगे होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है यानी सी। तो इस तरह से मुख्य फोकस के बारे में जाना। अब हम लोगों को फोकस दूरी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है, इसके बाद इस क्लास को बंद किया जाएगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? तो गोलीय दर्पण जो है ना, जिस खोखले गोले के भाग का बना होता है उसमें जो है केंद्र, वक्रता केंद्र जो होता है सी और पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष पर जब मुख्य फोकस जहाँ पे होता है वहाँ से ध्रुव P की दूरी, ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी, इस तरह से लिखेंगे, ध्रुव P से मुख्य फोकस F के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी P यहाँ है ध्रुव और F यहाँ, ये दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ F, यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी इसको छोटी f से सूचित किया जाता है। इसे छोटी f से सूचित किया जाता है। इस तरह से जो है ना फोकस दूरी के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, अवतल और उत्तल दोनों के लिए अलग अलग, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस सामूहिक रूप में, इस तरह से जो है ना और फोकस दूरी के बारे में आज के क्लास में जानकारी प्राप्त किए। आगे के क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ने जाएंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें इसका उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? ये फोकस दूरी का उपयोग होगा और मुख्य फोकस के बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर वक्रता त्रिज्या की जानकारी होनी चाहिए, जो पीछे के क्लास में पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जो है पीछे के क्लास में जो पढ़े हैं वो यानी विभिन्न पद जो पढ़ाया गया है दर्पण से संबंधित वो, और जो है उसका संकेताक्षर और उसकी दूरी कहाँ से कहाँ होती है, इसके बारे में आप लोग अच्छा से याद करके आएंगे, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकेंगे आगे के क्लास में। तो इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलते हैं।